चलिए, तो कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? क्वेश्चन नंबर चलिए 46 47 7 देखें, कह रहे ट्रायंगल एबीसी में सी का आंतरिक द्विभाजक एबी को डी पर काटता है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सी का आंतरिक द्विभाजक एबी को डी पर काटता है। मीट्स एबी एट डी। सी का आंतरिक द्विभाजक एबी को डी करता है। कहते हैं एंगल एबीसी का मान 50 डिग्री दिया गया है। ई सी डी पर एक पॉइंट ई है और सी डी पर जो पॉइंट ई दिया गया आपको, उसे आपसे कहा गया कि जो है आपका इस प्रकार है कि एई जो है वो आपका एडी के बराबर हो जाए। एई और एडी आपस में बराबर हो गए। एंगल एबीसी का मान 50 डिग्री दिया गया। एंगल सी ए ई का मान ज्ञात करो। सी ए ई, अब यहाँ एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपका थीटा और थीटा हो जाएगा। ये सी ए पूछा गया, ये आपका एक्स हो गया। यहाँ पर 50 थीटा तो ये वाला है 22 कोण हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 50 प्लस थीटा और 22 कोण के नियम से यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या बताओ। ये एंगल बाइसेक्टर बोला था इसलिए इसको हमने थीटा और थीटा माना। ये आपका 50 थीटा तो 22 कोण 50 प्लस थीटा। ये एक्स प्लस थीटा तो ये आपका हो गया 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, ठीक। प्लस सॉरी थीटा प्लस एक्स, तो ये हो गया थीटा प्लस एक्स। अब देखो इन फिगर ट्रायंगल एडीई में देखोगे तो एडी जो है वो आपका एई के बराबर है। एडी जो है वो एई के बराबर है, तो 50 प्लस थीटा दैट्स इक्वल टू थीटा प्लस एक्स। यहां देखा है तो थीटा से थीटा कैंसिल, एक्स बराबर 50 डिग्री, तो एक्स का मान सिंपली 50 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर इज बी। नोट कर लें। नोट के लिए अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। 47 के बाद 48। सीजीएल 21 का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ आयोग द्वारा, ठीक है। तो लगभग अपडेट्स आपको मिल रही हैं, और भी तो बहुत मिली। शाम तक फिर पुनः जो है अपडेट की जाएंगी और कल तक और जो इकट्ठी हो जाएंगी वो अपडेट की जाएंगी। तो जल्दी ही जो है फेलिसिटेशन सेरेमनी जो परंपरा रही है संस्था की, उस हिसाब से उसकी प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी और वो मैनेज किया जाएगा। वो तो आपको बहुत सारे डिस्कशंस और डिक्लेरेशंस मिलेंगे कि कैसे कैसे बच्चों ने तैयारी की।
लेकिन स्पीच में अपने एक बच्चे का चयन हुआ, अंकुश, ठीक है, और वो दिव्यांग है, एक हाथ नहीं है उसका। और इसके साथ साथ मतलब थोड़ा इसको ऐसे सोचिएगा कि आदमी अगर शरीर से स्वस्थ नहीं है तो आर्थिक स्वस्थ हो, ताकि वो चीज़ें थोड़ी मैनेज की जा सके। और आर्थिक तौर पे भी वो बुरी तरह से मतलब है कि भाई परिवार किसान है, और उसके बाद भी तैयारी करने का प्रयास। संस्था जब आया था तो जब हमसे मिला तो वो स्थिति को देखते हुए संस्था तो फिर हर तरीके से तैयारी रहती कि ठीक है, मतलब किसी भी स्टेज में मतलब इस जो हम कर सकते हैं एजुकेशन में तो चाहिए नहीं, उसके अलावा भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो हमसे डायरेक्ट आके मिलना। तो इस तरह से हमारे हमेशा ही स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो वो वैसे लगातार आगे पढ़ता रहा, ठीक है। अब उसके सिलेक्शन की सूचना जब मुझे शाम को मिली तो हर बार मतलब बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ, सबके सिलेक्शन से मैं खुश हूँ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और आपके सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि मतलब अगर आप शारीरिक तौर से स्वस्थ हो और फाइनेंशियल जो भी दिक्कतें समस्याएं वो सभी जीवन बनी रहती हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। और अगर दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं और ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप कैपेबल हो करने के, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो बुरा भले लगे लेकिन धिक्कार है ऐसे जीवन पे कि एक आदमी, एक बच्चा जो आप ऐसी चीज़ें, ऐसे एग्जाम्पल्स लोग सेट करके दे रहे हैं यहीं क्लास के में पढ़ने वाले बच्चे। तो फिर ये बात आएगी कि आज हमारे इस डिस्कशन के बाद आपको अचानक लगने लगे कि शाम को सिलेक्शन तो नहीं दे सकता हूँ, जब शाम को जाऊँ घर से अब सर को सिलेक्शन भेज दूँ, ये तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद क्या ये नहीं सोचा जा सकता कि हर शाम ये सोचा जाए कि क्या सुबह उठने से लेकर और शाम तक के सोने तक का समय, या हमारे सोने के टाइम को 24 घंटे से हटाकर क्या मैं प्रॉपरली 100% वर्किंग हूँ, किसी तरह से कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है, कहीं 1 मिनट वेस्ट तो नहीं हो रहा है, क्या मैं डेली एक लेयर बना रहा हूँ उसके ऊपर जो एक मजबूत तैयारी का बन रही है जो हमारे सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो बस सिलेक्शन मिलेगा। और अगर इसमें कोई कमी हो रही है, हम आज अच्छा कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब पढ़ रहे हैं वो तैयार नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोचनी विषय। फिर अगर पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना कठिन है, रिवाइज करने के साथ साथ उसको याद रखना कठिन है, तभी तो कंपटीशन है। अगर कठिन ही ना होता तो कंपटीशन किस बात का, फिर तो कंपटीशन ही नहीं होता। और अगर इतना कठिन नहीं होता तो इस बात की इंपॉर्टेंस भी नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन इतना टफ ना होता, हीरे को पाना कठिन है ना, तभी तो उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। नहीं तो बहुत सारी धातु हैं, बहुत सारे नग हैं, बहुत सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और मोती बहुत इजीली मिल जाता 500 रुपये में, लेके ले आओ जाके अगर मतलब शहर में। बाकी तो ऐसे फ्री मिलते हैं जैसे जहाँ उनको ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। नहीं उसे हीरा लेने चले जाओ तो कम उपलब्ध है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, साथ साथ उसके अपने अपने फीचर्स हैं। तो कहने मतलब जॉब को कम है इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको पाना कठिन है, इसीलिए सिलेक्शन के लिए तैयारी करना कठिन होगा। ये तो डे वन से वेल नोन है, मतलब ये कोई पहली बार थोड़ी ना कि आप हल्ला मचाओ कि कठिन है, ठीक है। तो ये तो कठिन है, लेकिन फिर भी सोचो ना, बच्चे ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं हर बार आपके साथ, हर साल आपके बीच में से लोग चयन ले रहे होते हैं, ठीक है। ये तो वो हैं जो सूचित करते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको आता है अच्छा तुम भी पढ़ते थे, अभी नहीं बाद में पता चलेगा कि संस्था से पढ़े हुए बच्चे ऐसे जो सूचना ही नहीं देते, या तो वो किसी पद पे हैं, अब उनको चयन मिला तो उन्होंने वहीं वहीं ज्वाइन कर लिया, अपडेट भी नहीं किया, या फिर पढ़ा और उसके बाद फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी में रहे और नहीं कांटेक्ट में रखा और नहीं इस बात की जरूरत समझी कि अपडेट किया जाए। सो फॉरगुड जो है सब ठीक है, महत्वपूर्ण ये कि उन्होंने चयन लिया, ठीक है। किसी का समझ लो यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट कब आया था, बच्चे जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग 2 महीने हो रहे हैं, तब एक फोटो भेज देते हैं सर मेरा भी हुआ था उस बार, बताना रह गया। तो ऐसे इससे आइडिया लगता है ना कि बहुत सारी डेंसिटी वो भी है जो अपडेट नहीं करती। लेकिन सब हमें अपने एग्जाम्पल्स के लिए एक चाहिए कि अगर ये सिलेक्शन ले सकता तो मैं भी ले सकता हूँ, तो हाथ पैर सुरक्षित, थोड़ा बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा होगा तो आर्थिक तौर पर बिल्कुल मदद नहीं मिलती, खुद मैनेज कर रहे होगे, ठीक। और नहीं मैनेज कर रहे हो, थोड़ा भी मदद मिल रही तो बहुत है, ठीक। तो ये कमी सबके जीवन में रहेगी, किसकी कमी पूरी हो जाती है, तो मानव प्रकृति है ना कि उसको हमेशा एक कमी महसूस होगी, और दिमाग की आदत है वो ढूंढ ले कि हम बच के दिखा देते हैं कि हम इसलिए सिलेक्शन नहीं ले पाए। वो तो सोच ही लेगा, और जैसे ही आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे वैसे खत्म। हमेशा याद रखना कि अगर आप इसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे तो कर क्या रहे हो। और ये एक दिन असफलता हाथ लगने पे सोचा गया तो टाइम वेस्ट हो चुका होगा, रिजल्ट आया, मैं इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ जो मेरे हमेशा अनुभव ही सलाह बनती है।
है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं अलग से कुछ हूँ, कल का अनुभव, कल के रिजल्ट का अनुभव, बच्चों से बात करके जो अनुभव मिला उसकी सलाह बन रही। और वो ये कि अगर हम कुछ बच्चे असफल हुए, कुछ कम नंबर से मान लो, तो अगली बार सिलेक्शन पाएंगे। कुछ ने पिछली बार हल्का पद पाया था, उन्होंने इस बार अपना वेटेज दिखाया कि देखो हमने तैयारी की थी। तो मतलब ये धीरे धीरे एक सीढ़ी है, तो चलते जाएगी। जिस अंकुश की बात कर रहा हूँ, लास्ट एग्जाम में जब उसका रिजल्ट आया तो 0.19 मार्क्स से बाहर था। आप समझ रहे क्या उस समय स्थिति बनी होगी कि मतलब सिलेक्शन के इतना नजदीक जाके और 0.19 नंबर से बाहर होना, है ना। कि एक नंबर की वैल्यू तो उनसे पूछो जो 0.1 से बाहर हुए, एक क्वेश्चन की वैल्यू उनसे पूछो जो एक नंबर से बाहर हुए हैं, और एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जो 0.1 से बाहर हुए। तो एक एक सेकंड की वैल्यू उनसे पूछो जिन्होंने माइक्रो सेकंड से हारा हो। पीटी उषा जब रेस हारी थी तो सेकंड के 10वें हिस्से से, तो समय की वैल्यू तो वहां है। जब रेसर पता चलता है कि कितने सेकंड से हारा, तो पता चला कि पॉइंट के सेकंड के 100वें भाग से हम हारे हैं या जीते हैं, तो वो अंतर पता चलता है समय का। इसलिए 1 मिनट 1 सेकंड हर चीज इंपॉर्टेंट है। और आजकल के डिस्कशन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे होने वाली चीज़ों पर। बिल्कुल सही, डिजिटाइज टाइम है। मैं अक्सर इसलिए बोल देता हूँ डिजिटल का टाइम है, बिल्कुल रहिए, अपडेट रहिए, नो डाउट। मैं ये बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा कि कोई बच्चा हमारी क्लास में बैठा हो जो कहे कि मुझे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा कि मैं कीबोर्ड पे हूँ, क्योंकि दैट इज अपग्रेडेशन, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। उन गैजेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। उनसे जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे भी आपको रूबरू होना चाहिए, और उनसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव चीज़ें लेनी भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस जो जगमगाती दुनिया है उसमें ज़्यादा एंट्री मत मारो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। लग सब अच्छा रहा होगा कि हाँ ये सब बढ़िया, सब बढ़िया, ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख, अरे सरल सा पेपर आता है, सिंपल सी उसकी प्रिपरेशन है, यही कराए गए क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। नहीं तो पेपर उठा के देख लो, आपको बुकलेट आज से 2 महीने पे 1 महीने पहले मिल गई होगी, और मेंस का पेपर अभी हुआ है, आंसर की अपलोड हो चुकी है। एक्चुअल पेपर मतलब टाइप होके टाइप फॉर्मेट में 1-2 दिन में मिल जाएगा। अब वो आराम से अपने काम होता है। लेकिन जो आयोग ने दी वो तो पीडीएफ 10 जगह पड़ा है, और अभी मिल भी जाए, मिला लेना क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब आप वही रहा है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप सोचते हो कि आप बहुत कुछ सीखोगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है। आप में से किसके किसके अंदर है या नहीं है, या भविष्य में डेवलप ना हो जाए, इसलिए याद रखिए ये काम शिक्षक का होता है। दिस इज द वर्क ऑफ टीचर्स, कि नए कोई कंसेप्ट, नए कोई प्रश्न अगर जन्म ले रहे हैं तो वो उनसे अपडेट हो, और अगर वो अच्छे हैं तो उनको फिल्टर लगाए और अच्छे अच्छे वाले आपको डिलीवर कर दे। ये कंटेंट का माध्यम होता है, टेस्ट का माध्यम होता है, वो आपको मिलते रहते हैं। आपका सिर्फ सिंपल से कर्म इतना तैयार करना है। जब आपको 100% अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो आप 100% क्यों सोच रहे हो? जो एक क्वेश्चन नया आएगा उसके लिए काहे चक्कर में पड़े हो? वो नया आएगा तो सबके लिए नया होगा, हमारे लिए भी नया होगा, क्षमता होगी, कर लेंगे। 29 करने हैं मेंस का, अगर मान लो पेपर दे रहे हैं, नहीं समझे, एक ही 2 प्रश्न नए आएंगे, 28 करो। किसने कहा पूरे कर लो? अगर एक क्वेश्चन नया आ जाएगा, मतलब जो स्ट्रेटजी रहती है, और बिल्कुल सामान्य है तो पूरे पूरे करेंगे। जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि पेपर बहुत सरल आया। अरे हाँ बिल्कुल सरल आया होगा, फिर नंबर तुम्हारे कम क्यों है? इसका मतलब कि वो जो पढ़ाया जाता है वो तैयार नहीं करते हो, तो ये दिक्कत आती। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल सेट होते हैं हर रिजल्ट के बाद। जिनको चैन मिलना था उनको मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? अब फिर वही बात बारी अब हमारी है। उनके लिए सिर्फ सोचने से, वो तो फेलिसिटेशन का दिन होगा, वो एक ऊर्जा का एक दिन होता है, वो होगा, वो सब ठीक है, मैं अपडेट भी कर दूंगा, टेलीग्राम से भी सूचना मिल रही। लेकिन नंबर हमारा है। क्या हम सुबह से लेकर शाम तक ईमानदार हैं? क्या सोने के टाइम को हटाकर पूरी तरह हम ईमानदार हैं? तो बस फिर निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ईमानदार हैं तो फिर हो जाएगी। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई चीज की कमी है। कमी सबके पास है, और कमी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और पूरा कोई नहीं कर सकता। मैनेज उसको आप ही कर सकते हो। स्वयं से बात करिए बस, बाकी सब सोचिए कि किसी को समझाना है। क्या स्वयं को एक्सप्लेन कर पाते हो? क्या 5 मिनट सोचते हो कभी आज पूरे दिन क्या किया? बात आप समझ पा रहे हैं? तो अब इससे ज्यादा कुछ बात डिस्कस करने लायक नहीं है। ये सब चीजें हैं, रिजल्ट मिलता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी, बस सोचते जाओ। पेपर जब इजी आ रहा है, पढ़ाया सब जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत? हम डिस्ट्रैक्ट हैं थोड़ा बहुत। कई बार हम इस सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उलझते हैं, ये डबल टाइम खाती हैं। एक तो
उनको यूज करने में, दूसरा यूज होने के बाद जो अपडेट्स आते हैं उनसे भी टाइम जाता है। तो ये जो बहुत कुछ दिखे सब कुछ पढ़ने का प्रयास मत करो। पहली चीज, सोशल मीडिया से कम लोगों से कनेक्ट रहो, कम से कम लोगों से इतना संपर्क में रहो, जरूरत भर के मित्र बनाओ। ये नहीं कि छोड़ देते हैं कि पता लगा कि हमारे वहाँ 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 5,000 लोग हमसे बात करते हैं डायरेक्ट, है ना। कोई क्या हो आप जिससे लोग डायरेक्ट बात करके आप खुश हो रहे हो, क्या हो भाई। जब कोई कहता है ना कि हम हमारा ये सब ग्रुप है, ये सब फैमिली हमारी फ्रेंड लिस्ट है और इसमें 70 लोग हैं, क्या हो आप 70 100 इकट्ठे कर लो, फायदा क्या है। एक दिन फंसना, 5 भी नहीं नजर आएंगे, मैसेज करता है कि फंस गए अभी अभी निकाल लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और जो आएगा उसको पुलिस मारेगी बहुत। एक आ जाए तो बताना, सब भाग जाएंगे। ऐसे किस काम के, माता पिता अंत में खड़े होंगे, एक आध मित्र ऐसा होगा जो जीवन के अंत तक खड़ा रहेगा, उसको पकड़ो। सबको क्यों पकड़ते हो। तो सबको पकड़ के सिर्फ समय बर्बाद होता है, सिर्फ समय बर्बाद होता है, मजा बहुत आता है। और अगर नहीं देखना है तो एग्जाम्पल सोचिए, आप अपने पिताजी का जीवन देखिए, उनके कितने मित्र ऐसे हैं जो अभी भी उनके साथ खड़े हैं। बहुत कुछ मत देखिए, कुछ मत देखिए, अपने पिताजी, अपने बड़े भाई इनकी उम्र ठीक ठाक हो गई हो, उनके आसपास देखिए कितने बजे, तो एक दो तीन बस। तो एक ही दो तीन है तो अभी सैकड़ों के लिए समय क्यों देना है। ये सच एक्सेप्ट करिए, सहपाठी और मित्र में अंतर होता है। सहपाठी मित्र नहीं होते हैं, सहपाठी हैं क्लास क्लास तक सहमति, उसके बाद बात खत्म, उसके बाद क्यों उलझे घूम रहे हो। तो इन दोनों में अंतर करिए, आत्मिक लगाव वाले लोगों को साथ रखिए। क्लास में साथ पढ़ रहे हैं वही मित्र भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सब मित्र हैं एक तरफ से, वो ठीक बात नहीं। तो ये सब जहां जहां भी टाइम, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए, विचार करिएगा इस पे, क्योंकि अंत में जब सब कुछ करना चाहोगे तो समय जो कम पड़ेगा वो होगा समय, और समय है ही यही 24 घंटों में, इन्हीं में से निकालना पड़ेगा। और फिर क्या निकालोगे नहीं और आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ कमी है, तो दिक्कत। और उसका सब कुछ सही चल रहा है तो फिर वहीं वापस आते हैं कि बस बिल्कुल सही है। गर्वान्वित महसूस करिए, डेली शाम को अपने आप को प्राउड फील कीजिए, हमने पूरे दिन को हमने बहुत मेहनत से यूज किया, ईश्वर तुमने हमको बहुत अच्छा दिन दिया आज। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कल शाम को सोए थे, वो तो आज उठे भी नहीं, हमें उठाया तो आज फिर मेहनत से जिया, पता नहीं कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। जो कल सब शाम को सोए थे वो आज सब सुबह उठे क्या, वो लोग चले गए, हम उठे तो आज फिर मेहनत से करें। ऐसे करके ईमानदारी से हर दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और टफ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसको मत हल्ला मचाइए कि बहुत कठिन है, वो रिवीजन करना आउट कठिन है, हो नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी हमने समय लिया इसको अगर आप पॉजिटिवली लें तो आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन वापस आते हैं, एक ठीक सवाल था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 48 बताना है, 9 49। देखो भाई, ट्रायंगल एबीसी ए समकोण है, जिसमें बीसी 5 है और माध्यिकाएं बीएल और सीएम। ये बीएल ये सीएम मीडियंस हैं, बीएल और सीएम मीडियंस है। सीएम की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है, बीएल और सीएम मीडियंस है। आपसे कह रहा है बीएल की लंबाई मैं दे रहा हूं आपको, बीसी दे रहा हूं, याद करिए इंप्रूवमेंट। राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियंस का संबंध 4 BL स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। प्रूव करा था, कल की क्लास में भी सवाल आया था, कल की क्लास में जो क्वेश्चन आया था वो इस रिलेशन पे था। ये बीसी गायब था, इस बार बीसी दिया है और बीएल गायब है, या सीएम गायब है। तो सीएम तो हमें पता करना है और बीएल की वैल्यू हमें पता है 3√5/2 टू द होल स्क्वायर, और ये आपका 4 दैट्स इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू 5, और सॉल्व कर लेंगे, सीएम की वैल्यू निकालेंगे। नोट करें।
49 के बाद 50 हो गया। 50 नंबर देखें, करेक्ट त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी और बी और सीएफ एक दी गई 18, 24 और 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने आपसे कहा था कि माध्यिकाओं की लंबाइयां लेना, उनसे एक ट्रायंगल बनाना, उनसे एक ट्रायंगल बनाना। संयोग की बात यह कि राइट जो ट्रायंगल जो माध्यिकाएं दिख रही हैं उनसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 90 ये 30 हो गया। माध्यिकाओं की लंबाइयों को लेकर एक त्रिभुज बनाना, बना लिया। उस त्रिभुज का एरिया निकालना, याद है लिखाया था मैंने, उस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट 24 इंटू 18 12 कितना हो गया 180 जब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपसे आगे कहा गया कि तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ट्रायंगल अगर हम ये तो माध्यिकाओं से लेकर त्रिभुज हमने बना लिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट्स इक्वल टू 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लेंथ ऑफ मीडियन। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, लिखाया था, फॉर्म्ड बाय लेंथ ऑफ मीडियंस। माध्यिकाओं की लंबाइयों के लेकर बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 अगर कर दिया जाए तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, हमने कराया था आपको। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका होगा 4/3 इंटू 216, सॉल्व करें 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। फिफ्टी वन देखें, ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। डी एक ऐसा बिंदु जो बीसी पर इस तरह बनाया गया। ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एबीसी समबाहु त्रिभुज में ये देखा गया कि एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर, ये एडी परपेंडिकुलर टू बीसी हो गए। निम्नलिखित में से क्या सही है, एडी और इस तरह से। तो अगर आप देखें एडी और बीडी, एबी और बीडी में रिलेशन पूछा गया तो हम सभी जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर ये आप देखोगे तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब अगर आप ये एक्स मानोगे तो ये अपने आप एक्स होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो लंब होता है वो माध्यिका का भी कार्य करता है। याद करिए चीजें। तो इस स्थिति में ये सिंपली पाएंगे कि ये वाली जो लंबाई होगी वो 2x होगी, ये वाली लंबाई 2x हो जाएगी अपने आप, और ये लंबाई भी 2x हो जाएगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो आपसे कह रहा है ए बी इज टू बी डी। अगर ए बी इज टू बी डी की बात की जाए तो ए बी की लंबाई कितनी 2x और बी डी की वैल्यू x, तो रेशियो हो जाएगा कितना 2:1। रेशियो इज 2:1। आंसर नंबर सी। बढ़े आगे। 51 के बाद 52, 53, 54, 4 नंबर देखें। 54 नंबर क्वेश्चन दिखा है, कह रहा है समकोण त्रिभुज में एबीसी माध्यिका है, एल इसकी लंबाई है। तो कह रहा है कि वह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। कि मीडियन जो है वो आपको समकोण त्रिभुज को एंगल को 1:2 में डिवाइड करते हैं, मतलब ये आपका 30 डिग्री तो ये आपका कितना 60 डिग्री। आपसे कह माध्यिका है इस तरह बताया गया और कह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ी सिंपली देखो आप, ये आपका एल है तो ये भी एल होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका ये यहाँ से जाती है वो स्वयं परिवृत्त की त्रिज्या की स्थिति बनाती है। कुछ याद करिए, लंब नहीं होती है, लंब तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जो मीडियन होती है वो मीडियन इस तरह डिवाइड हो जाती है, तो इसको हमने एल और एल माना। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो हाथ उठाइए। तो आपका ये एल एल हो गया, इस तरह मीडियन हमने पाई।
अब अगर यहां तक बात क्लियर है, ये एल ये एल ये एल, अब देखो ध्यान से, ये आपका ये एल ये एल, तो इसके सामने 30 तो इसके सामने भी 30, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब देखो अगर ये 30 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 1 ये √3 और ये आपकी 2 यूनिट हो जाएगी अनुपातिक, और 2 इक्वल्स टू 2l दिया गया है, तो 1 इक्वल्स टू l हो जाएगा। तो इसकी लंबाई हो जाएगी √3l और इसकी लंबाई हो जाएगी l। अब अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की हम डिमांड करें, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू √3l और हाइट की वैल्यू l, तो दैट इज √3/2 l²। कैसे निकालना चाहें दोनों ट्रायंगल के एरिया अलग अलग, क्या ही फायदा मिलेगा फिर, तो उससे फायदा नहीं मिलेगा ना, मतलब अगर कुछ और रास्ते जल्दी निकल सकता तो अलग बात है। बढ़े आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 54 के बाद 5 हो गया, 55 पता ना। देखिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दो ट्रायंगल है। AB बराबर AC, ये इसके बराबर बराबर PQ बराबर PR, मतलब ये x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। एंगल BAC बराबर अल्फा, एंगल QPR बराबर थीटा। अल्फा और थीटा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये पाया जाता है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर है। अब पहले तो ये बताओ कि अगर बीच का एंगल नोन हो और अगल बगल वाली भुजाएं भी पता हो, बीच का एंगल पता हो, अगल बगल वाली भुजाएं पता हो, बीच का एंगल पता हो, अगल बगल वाली भुजाएं पता हो, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 AB साइन थीटा का नियम। आप बात सही, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इन सबको। 1/2 AB x इंटू एक्स साइन अल्फा, 1/2 x इंटू एक्स साइन थीटा। और हम ये पाते हैं कि दोनों के एरिया ट्रायंगल में बराबर, क्वेश्चन ने बराबर बोले हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है। बात एकदम परफेक्ट। अगर ऐसा है तो हाफ से हाफ एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, मतलब पूरी पढ़ चुके हो, तो उसमें आपने देखा कि ये बराबर है। ये तभी बराबर हो सकते हैं कि या तो अल्फा बराबर थीटा हो, या फिर अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 हो, क्योंकि इसको 180 माइनस थीटा लिख लोगे और 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये दोनों का बराबर हो जाएंगे। तो दो ही केस होते हैं जब साइन ए बराबर साइन बी पाया जाए, तो ए बराबर बी हो या 180, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है। हमने यहाँ बात तो सही है, ये वाली बात ना समझ आ रही तो समझो ऐसे, साइन अल्फा बराबर साइन 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो इनको इनको बराबर कर देंगे, तब उस कंडीशन में आ गया। तो ये वाला आपको दिया गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया था कि अल्फा थीटा के बराबर नहीं होगा, ये उसने पहले ही हटा दिया था, इतनी सी बात। फिफ्टी फाइव के बाद 56,
7। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के योग का दुगना है। एक समकोण त्रिभुज में मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के गुणनफल से दुगना है। ठीक, तो त्रिभुज में निम्नलिखित कौन न्यून कोणों में से बराबर होगा, न्यून कोण पता करने हैं। अब ध्यान दीजिए, हम कहेंगे एज वी नो, तो हम यहां आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको उठा के यहां पुटअप कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 0। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर बराबर 0। यहां हम पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0 एंड देन वी गेट a इक्वल्स टू b। और इस तरह हमको मिलेगा कि a जो है वो आपका b के क्या है, इक्विवेलेंट है। और अगर a और b आपस में बराबर पाए गए तो इस परिस्थिति में ये दोनों अगर आपस में बराबर पाए जाएंगे तो दिस एंगल 45 एंड दिस एंगल विल बी आल्सो 45। ये एंगल दोनों 45 एंड 45 होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा सी। फिफ्टी सेवन बाद 58। त्रिभुज एबीसी की समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जहां ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है। बीसी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि P से BC पर लंबवत रेखा खींची गई। एक ट्रायंगल आपका एबीसी और उस ट्रायंगल एबीसी में आपको दिया गया है कि AB और AC आपस में बराबर है। AB और AC आपस में बराबर है। BC का पर कोई बिंदु P इस प्रकार है, BC पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि बिंदु P से BC के लंबवत एक रेखा खींची गई। हमने कहा ठीक है, जो कि AB को Q पर और बढ़ी हुई CA को R पर काटती। ये सिनेरियो दिया गया, ये आपका यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और आपसे कह रहा है कि इस तरह से काटती है। अब ऑप्शन पहुंचे, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल QAB का मध्य में एक्सेट्रा दिया गया। AQR पे बात हो रही। AQR यहाँ एक ट्रायंगल है। हमने कहा देखो ये पहले से AB और AC बराबर थे, इसलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ये थीटा है तो ये भी अपने आप थीटा होगा। अगर देखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा। ये 90 थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर ध्यान दें ये थीटा ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिख रहा है? अब देखो क्या ये इसके वर्टिकली अपोजिट नहीं नजर आ रहा है? अगर ये इसके वर्टिकली अपोजिट नजर आ रहा है तो ये एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर आप ट्रायंगल AQR पर कंसंट्रेट करेंगे, ट्रायंगल AQR पे कंसंट्रेट करेंगे तो ट्रायंगल AQR में ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा
इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दो एंगल बराबर दिख रहे हैं। अगर ये बराबर दिख रहा है तो ट्राइंगल ए क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? इस तरह पाएंगे ट्राइंगल ए क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो ये गलत। आइसोसेलेस मिल गया, आंसर लगाओ, टिक, खत्म। बढ़े आगे। फिफ्टी नाइन, 60, 60, 59, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सी की भुजा, ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है। ट्रायंगल एबीसी की भुजा एबी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि डी से कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि डी से डी एक रेखा खींची गई जो एसी को बिंदु ई पर काटती, ठीक है, खींची गई ई पर काटती। हमने आपसे बताया कि एंगल जो आपका ए सी बी है ये वाला, वो इसके बराबर दी गई। बस जैसे ही आया तुरंत आपने कहा ए डी इंटू ए बी बराबर ए ई इंटू ए सी। ये प्रूवमेंट हमने कराया था, ठीक। अब नहीं याद रखो तो बार बार सिमिलरिटी सिद्ध करते रहो, तो उसमें टाइम लगेगा। कहीं कराया था कि ये इसके बराबर, ये एंगल कॉमन, तो ये तीसरा एंगल तीसरे के बराबर हो जाएगा। जब तीसरा तीसरे के बराबर हो जाए तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलरिटी शो करने लगेंगे। नहीं, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 59, 60 बताना। देखो 60, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए है। एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है और उस ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो आपको ए दिया गया। दो समान भुजाओं के बीच की कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, ऊपर से ये समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु कहाँ बचा? ये तो समबाहु हो गया। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में टॉप एंगल जो बराबर भुजाओं के बीच का कोण है उसको आपने उठा के 60 डिग्री दे दिया, तो समद्विबाहु बचा कहाँ पर? तो समबाहु हो गया, इक्विलेटरल हो गया। सही है। एरिया दिया गया है तो कह रहा है कि भुजाएं कह रहा है यदि दो समान भुजाओं के बीच का एंगल 120 हो जाए तो क्षेत्रफल, तो समान भुजाओं की लंबाई पहले के समान रखी जाए। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये वाला एंगल 120 कर दिया जाए, लेकिन ये मान लो आपके x है और ये x है और x ही x रखे जाएं, तो क्या होगा एरिया पे? अभी इसी पे क्वेश्चन था। इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180। इसलिए जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180। तो जब हम 1/2 AB साइन थीटा लगाएंगे तो 1/2 AB साइन 60 का जो मान होगा वही 1/2 AB साइन 120 का होगा। प्रश्न पूछते समय उसने इक्विलेटरल देकर और कंफ्यूज करने का प्रयास किया। आप सोचने सरल किया है ना, वो चाह रहा था कि आप इक्विलेटरली प्रॉपर्टी में थोड़ा घूम जाओ। इक्विलेटर दिखेगा तो आप इक्विलेटर की प्रॉपर्टीज लगाना चाहोगे, बट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। वो इस बात पे था कि अगर ये थीटा है और ये अल्फा है और इन दोनों का सम 180 है और बाकी साइड सेम है, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होंगे।
लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले आया। क्लियर है? चलो आगे। 60 के बाद 61, 61 हाँ तो रहिए, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में पीएस बिंदु से ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर पीएस पी से क्यू आर पर लंब है। पी से क्यू आर पर जो परपेंडिकुलर है वो पीएस है, क्यू आर को एस पर मिलता है। कह रहा पीएस रेशियो क्यूएस रेशियो आर एस, पीएस रेशियो क्यूएस रेशियो आर एस, ये आपका 2 है, ये 4 है और ये x है। ठीक है, इस तरह दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पीएस क्यूएस आर एस। पी क्यू आर बिंदु पी पर समकोण है, इस बात की भी कोई संभावना नहीं दिख रही। और पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू बराबर 3 पी आर है, पी क्यू बराबर 3 पी आर है। ठीक, कुछ पता नहीं। अब देखो, अगर आप देखो कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु होने के लिए अगर ये समबाहु होता है तो उसकी ऊंची हाइट √3/2 ए से आती, जो कि आती नजर आ रही, तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। पी पर समकोण, पी पर समकोण होने के लिए हमें माध्यिका से दूरी चाहिए थी, जो कि हमें कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, या राइट एंगल सिद्ध करने का कोई स्थिति नहीं नजर आ रही। या एक बात ये सोची जा सकती है कि अगर राइट एंगल, यहां मान लेते हैं कि अगर राइट एंगल होगा, अगर राइट एंगल होगा तो उस कंडीशन में पीएस तब पीएस स्क्वायर बराबर क्यूएस इंटू आर एस होगा। क्या ये क्वालिफाई कर रहा है? तो आपने देखा 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x इंटू एक्स क्वालिफाई तो कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर खींचा गया लंब, मतलब कर्ण पर खींचा गया लंब, बराबर एडी स्क्वायर और बीडी इंटू सी डी का नियम। तो ये तभी होगा जब राइट एंगल रहा हो। तो आपने कहा हाँ क्वालिफाई तो कर रहा है, बराबर 4x इंटू एक्स। तो हमने कहा हाँ, चूंकि क्वालिफाई कर रहा है इसलिए इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। बस मिल गई बात पूरी। रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया। पढ़ते हैं आगे। 62 हो गया, 63, 4, 5, 64। कैट एक त्रिभुजी त्रिभुज एबीसी की जिसकी ऊंचाई, एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी हाइट एडी 20√2 है। एडी का जो मान है वो आपको 20√2 दिया गया है सेंटीमीटर। करेक्ट त्रिभुज है जिसकी हाइट जो है वो 20√2 दी गई। सरल रेखा बीसी के समांतर खींची गई, एक रेखा बीसी के पैरेलल खींची जा रही है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। गुड। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि यहां पर जो भाग हैं वो बराबर बराबर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। मतलब अगर ये एरिया की बात हो रही है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये एरिया अगर आपका 1 यूनिट है और ये एरिया भी 1 यूनिट है, तो कुल मिलाकर हम पाते हैं कि ये एरिया पूरा अपने आप में 2 यूनिट होगा। तो अगर हम इसकी साइड्स में संबंध देखना चाहें
तो इसका मतलब एरिया का अंडर रूट। अगर साइड्स में संबंध देखना चाहें तो साइड्स में संबंध मतलब होगा एरिया का अंडर रूट। तो यहां पर बात करेंगे तो ये आपका √2 और ये आपका √1। नहीं है? इसका मतलब जो हाइट है, चाहे कोई साइड चाहे हाइट, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का ये अनुपात ही ऊंचाइयों का अनुपात भी बनता है। तो आपने कहा ये जो ऊंचाई का अनुपात है, ऊंचाई की दूरी है, वो आपकी 20√2 है। और ये आपकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो ये पूरा 20√2 है, तो ये अपने आप 20 हो जाएगा। तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा? 20। √2 बराबर 20√2, तो ये 20, तो आंसर आ गया। एक मिनट, क्या पूछा है? व्हाट द लेंथ ऑफ ए, है ना, A to L, यही तो पूछा है। क्लियर? तो ये आप कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर, आंसर नंबर डी। नहीं आया? कंफ्यूजन लग रहा है किसी तरह से? बड़ा सिंपल है, ये 1 ये 1, पूरा एरिया 2, पूरा एरिया 2, छोटा ट्रायंगल का एरिया 1, तो पूरे एरिया छोटा ट्रायंगल त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अंडर रूट भुजाओं का अनुपात होता है, तो √2:1। इसका मतलब भुजाएं, ऊंचाइयां, माध्यिकाएं, शीर्षलंब, एंगल, बाइसेक्टर जो भी संगत होंगे उन सब में अनुपात √2:1 का होगा। और ये इसका लंब है, पैरेलल होने की वजह से इसका लंब है, मतलब इसका लंब √2 होगा तो इसका लंब 1 होगा। और √2 बराबर 20√2, तो 1 बराबर। बढ़े आगे। 65, 66, 67, 60। करेक्ट। समकोण त्रिभुज की भुजाएं एबीसी में सी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज में सी समकोण है, ये आपका एबीसी हो गया। सी पर राइट एंगल हो गया। सी से एबी पर डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो परपेंडिकुलर ऑफ सी टू एबी दैट इज पी। ये आपकी लंबाई जो है वो आपकी पी है। सी से ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई पी है। यदि ए बी सी की भुजाएं ए बी सी हो, ए के सामने वाली भुजा को ए माना जाए, बी सामने वाली भुजा को बी माना जाए, कुछ ना बताए तो सी के सामने वाली भुजा को सी माना जाए, हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा और वही क्वेश्चन भी है। एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस बात में किसी को प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाओ। कंफर्म है? ठीक। अब एक बताओ, क्या हमने ये सिद्ध नहीं किया था आपको कि पीसी बराबर ए बी होगा? परपेंडिकुलर इनटू दिस हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपको बताया था पीसी मतलब कर्ण गुटे लंब परपेंडिकुलर पीसी बराबर ए बी सिद्ध किया था। क्लियर? तो क्या 1/2 का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अपॉन में पी, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये किया जा सकता है तो ये बराबर कर दो, तो हम सिंपली पाएंगे कि सी से सी एलिमिनेट हो गया, ए से ए एलिमिनेट हो गया, बी से बी एलिमिनेट हो गया। मतलब 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये अपने आप में एक रिजल्ट है जिसको आप याद रखें कि 1/p² 1/a² 1/b²। एग्री है यहां तक? आ गया हो? अगर यहां तक बात एकदम क्लियर है तो इसका एलसीएम ले लो। 1/p² बराबर a² प्लस b² अपॉन a² b²। ठीक, p² को उधर भेज दो, बाकी जैसे जरूरत हो ऐसा काम कर लो। आंसर नंबर ए। ठीक, याद रखने वाली बात ये।
हो गया? वन 167 बताना। 67 नंबर, ए बी ई एफ और सी डी समांतर रेखाएं हैं। दिया गया ई जी बराबर 5 सेंटीमीटर। ई जी की जो वैल्यू है ई टू जी, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ई जी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ए बी 15 है और डी सी 18 है। एसी का मान ज्ञात करो, द लेंथ ऑफ एसी। ठीक, अब वापस आगे बात करते हैं। एसी का मान ज्ञात करो, द लेंथ ऑफ एसी पूछा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अगर आप देखें स्टेप 1 में फिगर में, ट्रायंगल ई एफ जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी जी। ई एफ जी सिमिलर टू डी सी जी, दिख रहा है? अगर ये सिमिलर है तो ई जी अपॉन जी सी दैट्स इक्वल टू ई एफ अपॉन डी सी। कुल मिलाकर यहां से हम पाते हैं कि इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, ई एफ पता नहीं और इसकी वैल्यू 18। सही है? 5 दूनी 10, ई एफ बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 9। अब फिर से आओ, हमसे पूछा गया एसी का मान। ट्रायंगल ई एफ सी सिमिलर, क्योंकि भाई ये पैरेलल है ना सब, भाई पैरेलल है तो सिमिलरिटी को सिद्ध करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ई एफ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी ये इसके सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो फिर आ जाओ ई एफ अपॉन ए बी दैट्स इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ई एफ की वैल्यू 9, ए बी की वैल्यू 15, ई सी की वैल्यू 15 और ए सी की वैल्यू पूछी जा रही है। सॉल्व कर लो आंसर। दिख रहा नहीं दिख रहा? तो उधर से पहले ई एफ निकाल लिया, एक वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फिर एसी के लिए काम किया। 2 प्रश्न मिलकर 1 प्रश्न बना। हो गया? 67 was 68। जल्दी नोट करें। सिक्सटी एट 67 हो गया, 68 हो गया। 69 नंबर देखो। इस समकोण त्रिभुज में एरिया ए दिया गया,
एरिया ए दिया गया जिस पर वो समकोण है। एक ऐसी भुजा जिस पर समकोण है, ये मान लो बी मान ली गई, और इसको हम ये ए लेट करते हैं, पता नहीं है हमें, बी पता है लेकिन ए लेट कर लिया। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात, कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो, ये पी पूछा जा रहा है। अभी 2 मिनट पहले हम जानते हैं, यहां पे हम आते हैं, वी नो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/p², ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो बी तो नोन है, ए दिक्कत कर रहा है, ए तो हमने लेट किया है, बी तो नोन है, ए दिक्कत कर रहा है, ए पता नहीं है, ए तो हमने लेट किया है। और कंफ्यूजन लगे तो आप इसको एक्स मान लो, तो जहां ए है वहां एक्स हो जाएगा, तो एक्स का पता हो जाए, काम हो जाएगा। समझ में आया? भी नहीं है? अब यहां आ जाओ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया सामान्य तरीके से b इंटू एक्स होगा, बराबर कैपिटल ए दिया गया है, x बराबर 2a/b हो जाएगा। तो x का मान इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एंड बी, जो क्वेश्चन के डेटा हैं, में निकल आया। पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के पुट कर दो, 1/p² चाहिए, बराबर 1/x, x की जगह वैल्यू रख दो, 4a² प्लस 1/b²। समझ में आई बात? तो 1/p², ये ऊपर चला जाएगा, b²/4a² और प्लस 1/b²। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, एलसीएम लिया जाए, तो 1/p² बराबर b⁴ प्लस 4a² इंटू b²। नहीं है? ध्यान दिया है? तो p इक्वल्स टू 2ab के अंदर b⁴ प्लस 4a²। समझ रहे होंगे? किसके दोनों के एरिया बेटा? हाँ कर सकते हैं। तो सी को निकालना पड़ेगा ना इन द टर्म्स ऑफ ए और बी। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, 71, 72, 73, 4, 5, 71, हाँ 5 ना, हाँ 75। ट्रायंगल एबीसी में ए 90 है, ये ट्रायंगल एबीसी जिसमें 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, बीपी और ये मध्यस्थ है, मतलब माध्यिकाएं हैं, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। बीपी और सी क्यू मीडियंस है। अगर बीपी और सी क्यू मीडियंस है तो हम कह पाएंगे 4bp² प्लस cq², 4bp² प्लस cq² बराबर 5bc²। बीसी को नीचे लाओ तो आप कह पाएंगे bp² प्लस cq² अपॉन bc² बराबर 5/4। नहीं आया? बी
पढ़े आगे। 76, 72, फिर एक संभाव त्रिभुज एबीसी है, एक संभाव त्रिभुज एबीसी है, उस संभाव त्रिभुज एबीसी में वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, एक वृत्त के अंतर्गत इसको खींचा गया है, जहां ए बी 5, मतलब संभाव त्रिभुज की जो भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, जहां ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है। ए का दुभाजक बीसी को द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बीसी एट एक्स, इसका बाइसेक्टर बीसी को एक्स पर मिलता है। द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बीसी एट एक्स, और वृत्त को वाई से वाई पर मिलता है। तो जो सर्कल को जब आगे बढ़ाया जाता है तो सर्कल को जब मिलता है तो कहां पर मिलता है? वाई पर मिलता है। मीट द सर्कल ऑन वाई, सर्कल को वाई पर मिलता है। आपसे कहा गया ए एक्स इंटू ए वाई, ए एक्स इंटू ए वाई का मान बताना है, द वैल्यू ऑफ ए एक्स इंटू ए वाई। ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो हम पाते हैं कि ये जो आप सीधे मिला रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये सेंटर से भी होकर आएगी। तो अगर हम ये कहें कि ए एक्स जो है वो आपका √3/2 इंटू 5 है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3/2 ए एक्स संभाव त्रिभुज की ऊंचाई। उसके बाद ए वाई की बात की जाए तो ए वाई जो है वो 2 कैपिटल आर से आ जाएगी और 2 इंटू 5/√3 से आ जाएगी, मतलब 10/√3। बोलो एग्री है? यहां तक किसी को डाउट हो तो हाथ उठाओ। ऐसी परिस्थिति में हम पाते हैं ए वाई, हम पाते हैं ए एक्स की वैल्यू ये और ए वाई की वैल्यू ये। ए एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो आपके सामने आएगा √3/2 5, ए वाई की वैल्यू 10/√3। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज सी। पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 73, 74, 5, 76, 7, 76। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी ए सी बराबर है, ए बी और ए सी की लंबाई बराबर है। ये आपकी 2a है और ये भी आपकी 2a है। बीसी की लंबाई ए एकक है। तदनुसार एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। एडी की लंबाई ज्ञात करो। ये अगर आइसोसेलेस है तो इसमें खींचा गया लंब मीडियन का भी कार्य करेगा, तो ये a/2 और a/2 भी होगी। ठीक। अब अगर ट्रायंगल एडीसी में देखा जाए, एडीबी में देखा जाए, तो ट्रायंगल एडीबी में 2a का होल स्क्वायर बराबर a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है। 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। तो सॉल्व फॉर AD।
हो गया 77 8 9 80 81 2 3 84 84 देखें। एट्टी फोर नंबर का है किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 5 6 के अनुपात में उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा पर खींच को भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये आपका ट्रायंगल है, सबसे बड़ी भुजा है जो आपकी 6x हो गई, ये आपकी 4x और ये आपकी 5x। सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर खींचा गया लंब ऊंचाई परपेंडिकुलर हो गया, डी हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर एच अगर इसको माना जाए तो ये आपसे पूछा जा रहा है और अंतः त्रिज्या बताई दे रही। अंतः त्रिज्या जैसे बताई गई तो हमने कहा ये बात तो हमने पढ़ी थी, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस का नियम याद करिए, कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस का नियम। तो हमने कहा बात तो सही है, तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर 3 है, डेल्टा आपका हाफ, बेस आपका 6x और हाइट आपकी h अपॉन एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 6x प्लस 4x प्लस 5x बाई 2 दैट इज 7.5x। यहां देखेंगे तो 3 इक्वल्स टू 1/2 तो दैट इज 3x और h है कि नहीं, और s की वैल्यू 7.5x, 3x कट जाएगा, 3 कट जाएगा, h बराबर 7.5 सेंटीमीटर। आंसर अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे 78 देखें, 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में 5 BC की डी पर 1/3 बांट दिया गया, 7AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया, कल प्रूवमेंट करा था। चलिए 85 देखो ये 44 दिया गया है, बीपी बराबर बीआर, बीपी जो है वो आपकी बीआर के बराबर है और सीआर बराबर आरसी बराबर सीएन के दिया गया है। ठीक, एंगल पी आर एन का मान पूछा गया, तो वैल्यू ऑफ एंगल पी आर एन। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये एंगल को अगर हम ध्यान दें तो ये थीटा है कि नहीं, तो ये भी थीटा, तो ये वाला 180 माइनस 2 थीटा, सही है। देन अगेन ये दोनों आपस में बराबर, तो ये फाई ये भी फाई, दिस इज 180 माइनस 2 फाई। ट्रायंगल एबीसी पे कंसंट्रेट किया जाए तो 44 प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 फाई बराबर 180। अगर ये बात एकदम क्लियर है तो 180 से 180 हो जाएगा एलिमिनेट, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर में पाएंगे कितना 224, तो थीटा प्लस फाई बराबर 112। यहां तक कोई दिक्कत
अब आ जाओ उसके बाद ऑन पॉइंट आर, आर बिंदु पर देखो एंगल पी आर एन जो हमसे पूछा जा रहा है ये वाला, और प्लस इधर थीटा इधर फाई, प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180 बाय द रूल ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के नियम से। तो पी आर एन तो हमें चाहिए थीटा प्लस फाई 112, एंगल पी आर एन प्लस 112 बराबर 180 डिग्री, एंगल पी आर एन बराबर 68 डिग्री आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 और 86, 87, 88, 9, 89, 90, बताना है 90 नंबर देखें। खैर दिए गए चित्र में ए डी पैरेलल टू बीसी है, दिए गए चित्र में जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, और ईसी एनडी के पैरेलल है। जो ईसी है वो आपकी एनडी के पैरेलल है। आपसे कहा गया कि ए अपॉन यहां से ये जो है वो आपकी 4:5 के अनुपात में है। तो ये अगर आप ध्यान दोगे फिगर में, ये इसके पैरेलल दिख रही, बोलो ये इसके पैरेलल दिख रही, हाँ। तो अगर ये 4:5 है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार ये रेशियो भी 4:5 का होगा। हमने कहा सही। फिर देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना, ये वाले ट्रायंगल पे मैं कंसंट्रेट करवा रहा हूं आपको। और इतने में ये देखो ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो 4:5 तो 4:5 आपको लगे कि ये कैसे, वो तो अनुपात है ना, रेशियो की स्थिति है, 4 सेंटीमीटर थोड़ी ना है। जितनी ये है वो 4:5 में, जितनी ये पूरी है वो 4:5 में, अनुपात पता चल गया। अब क्वेश्चन ने पूछा EN is to EB, क्वेश्चन है EN is to EB। अब EN is to EB निकालने के लिए अनुपातिकता जो आपने अर्थमेटिक में पढ़ी उनके बारे में थोड़ा सोचिए, तो शायद आप बेहतर सोच लेंगे। कैसे, कहने का मतलब है कि EN और EB निकालनी है तो उस कंडीशन में हमें ऐसा डेटा मानना होगा जिसको हम 4:5 में आसानी से बांट पाए। तो हमने कहा इसके लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये जो आपकी EB है, EB इसको हम कहते हैं 45 यूनिट कह देते हैं, 45x, और ये उस समय हो जाएगी 36x, और 36x को 4:5 में बांटें तो 16x और 25x, बीस एक्स नहीं आया। EN की वैल्यू 20x और EB, रेशियो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नहीं आया। ऐसा कर सकते थे, ये बात समझ में आ गई थी आपको। इसके अलावा ये भी कर सकते थे कि ये आपकी सीधे सीधे 5x, ये सीधे सीधे 4x, और इसको बांट दो। तो जब हम बांटोगे, तो जब बांटोगे इसमें पूरे में, तो EN बराबर आ जाएगी 5/9 × 4x रेशियो 5x।
ठीक, तो सिंपली क्या होगा कि 5x4 is to 90 के बाद 91 हो गया, 92, 93, 92 बताना। देखो 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और ए सी, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में ए बी और ए सी बराबर हैं, बीसी पर एक बिंदु ओ है जिससे बीओ और सीओ बराबर, मतलब वो मिड पॉइंट। ओडी ए बी पर लंब है, ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओई ए सी पर लंबवत है, ओई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एंगल बीओडी बराबर 30 डिग्री, एंगल एओई का मान आपसे पूछा गया, ये मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखो ये इस पर लंबवत है, ये दोनों बराबर हैं पहले से ए बी और ए सी, और ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर है। इसका मतलब ये अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से ये वाला एंगल अगर देखोगे तो 60 डिग्री आएगा, और ये 60 तो ये अपने आप 60 हो जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से, ए बी बराबर ए सी। और ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा अपने आप 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 आंसर। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक, यहीं से फिर अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से जो है क्वेश्चंस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में कितने क्वेश्चन बचे? 193 क्वेश्चंस में टाइम लगता है, जो आपके डाउट्स होते हैं उनको एक एक प्रूव करने में समय लग रहा है, लेकिन जो भी हैं उनको डिस्कस करते जाइए और तैयार जरूर करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। सेम टाइप के क्वेश्चन जब आपको आगे एक एक्सरसाइज मिले तो वो डाउट ना बने। ठीक है, ओके, डॉक्टर।